हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द एवन एकेडमी पर। मैं हूं आशुतोष और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। क्लास 11th का सिलेबस है सर्कुलर मोशन। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति। तो आज का टॉपिक हम लिख लेते हैं वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। ओके, तो अगर आप में से कोई है जो क्लास 12th में है तो क्लास 12th का फिजिक्स का सिलेबस भी शुरू कर दिया गया है और मैग्नेटिज्म के 4 टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ा दिए जा चुके हैं। तो उनके वीडियो आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, और पूरा का पूरा चैप्टर लगाएंगे। जैसे हमने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे लास्ट तक। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं, न्यूमेरिकल, सब कुछ करवाया जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वृत्तीय गति होता क्या है, सर्कुलर मोशन? चलिए समझते हैं। हमने लीनियर मोशन तो पढ़ा ही होगा सब लोगों ने, सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बताते हैं, देखो इसमें होता क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं हमारा एक सर्कल है। ओके, कोई ऑब्जेक्ट है जो एक निश्चित पॉइंट को, एक फिक्स पॉइंट को सेंटर मान के, एक फिक्स पॉइंट को सेंटर मान के उसके चारों तरफ क्या करता है, गति करता है, मोशन करता है। अगर मान लेते हैं ये हमारा है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या हमारा है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। ओके, हमने क्या कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक फिक्स पॉइंट को सेंटर मान के उसके चारों तरफ गति करेगा, मूव करेगा, तो उसके गति को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति। एक बार फिर से सुनिए, कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति करता है तो उसे हम कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। अच्छा, एक समान वृत्तीय गति और त्वरित वृत्तीय गति दो होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म कौन सा होगा, फिर से एक बार सुनेंगे। जब कोई वस्तु किसी एक पॉइंट को, एक बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ निश्चित वेग से गति करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति। तो हम पढ़ रहे हैं अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लिख लेंगे अपना पॉइंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। ओके, हाँ, तो हमने क्या देखा कि जब भी कोई वस्तु किसी एक पॉइंट को, एक बिंदु को केंद्र मानकर, सेंटर मान के उसके चारों तरफ एक निश्चित वेग से गति करता है, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति। अच्छा, जब भी वेग होगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा। ये एक ऐसा कंडीशन होता है एक समान वृत्तीय गति का जिसमें त्वरण का सिर्फ दिशा ही होता है, मैग्नीट्यूड नहीं होता, केवल डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड जीरो होता है। तो एक सबसे जरूरी बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति में होता क्या है, एक्सेलरेशन में बस त्वरण लिखते हैं, चाहे हिंदी में, त्वरण में केवल दिशा होती है, होती है, तथा इसका परिमाण परिमाण शून्य होता है, शून्य होता है। अच्छा, मैग्नीट्यूड जीरो होने का रीजन क्या है, इसका परिमाण शून्य होने का रीजन है क्योंकि इसकी जो रेखीय वेग है, लीनियर वेलोसिटी है, वो है यूनिफॉर्म, एक समान है। जब तक, अच्छा, एक्सेलरेशन हम कहते हैं किसको है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही कहते हैं।
लेकिन वेलोसिटी के यहाँ मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब अगर हम चेंज देखेंगे तो वो क्या आएगा, ऑल ओवर जीरो। अगर मैग्नीट्यूड जीरो है आया चेंज में तो ऑल ओवर हमारा क्या आया, रेजिस्टेंस भी, सॉरी एक्सेलरेशन भी हमारा जीरो आ गया। ओके, तो हमने क्या देखा कि एक समान वृत्तीय गति में त्वरण में केवल दिशा होता है, इसका कोई परिमाण नहीं होता। तो हम समझ गए एक समान वृत्तीय गति होता है क्या है। अब इसमें कुछ डेफिनेशन आते हैं, जैसे पहला आता है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड आता है कोणीय वेग। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तीसरा आता है टाइम पीरियड। इसे कहेंगे आवर्त काल, आवर्त काल। नेक्स्ट आता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। क्या आता है, आवृत्ति, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। बेसिक चीजें देखिए, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, आवर्तकाल और आवृत्ति, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ये चार चीजें हमें बेसिक इसमें पढ़नी है। इसके बाद भी चीजें हैं, कोणीय त्वरण भी आता है, वो भी बताएंगे। चलिए अच्छा, एक और पॉइंट बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोणीय त्वरण कौन सा, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो अब बारी बारी से पढ़ते हुए चलेंगे। कोणीय विस्थापन क्या है, कोणीय वेग क्या है, टाइम पीरियड क्या है, सब बारी बारी से पढ़ते हुए चलेंगे। ओके, तो इतना बात समझ गए, एक बार फिर से समझ लेते हैं। सर्कुलर मोशन होता क्या है, वृत्तीय गति होता है कि जब कोई वस्तु किसी एक फिक्स पॉइंट को, एक निश्चित बिंदु को केंद्र मान के उसके चारों ओर गति करता है, एक समान वेग से गति करता है, तो उसे हम कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। उसे क्या कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति की खास बात यह होती है कि इसमें जो त्वरण का मान होता है, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है, उसमें मैग्नीट्यूड होता है जीरो, बचता है केवल डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन से याद आया, मैं आपको बताता हूं कि किसी भी टाइम पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई वस्तु है सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो किसी भी टाइम पे उसका डायरेक्शन फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। किसी भी समय मान लेते हैं ये यहां पहुंचा है, जिस भी समय हमको उसका डायरेक्शन फाइंड करना है, हम उस सर्किल पे, उसके पाथ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, टेंजेंट, वृत्त की स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा जिस भी डायरेक्शन में होगा वही उसका होगा वेग का दिशा, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पहुंचा है, इस जगह पहुंचा है, तो हम इस जगह पे क्या करेंगे, इस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया हमने, एक वृत्त की स्पर्श रेखा खींची, और जिस दिशा में इसकी दिशा होगी टेंजेंट की, अगर जैसे हमने माना है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हमने क्या देखा, इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आया, ये वाला, तो इसकी वेग की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ। मान लेते हैं यहाँ पहुंचा है तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, यानी इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है। जब यहाँ पहुंचा है तो हमने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये। हर पल चाहे जहां भी, किसी भी टाइम पे अगर हमको निकालना है उसका डायरेक्शन, जिस जहां पे भी पहुंचा है वहां पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, इस सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा जिस दिशा में होगी वही दिशा किसका होगा, उस वस्तु के वेग की दिशा होगी। समझ गए। तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर जब गति करती है तो उसे कहेंगे एक समान वृत्तीय गति, वेग एक समान होगा। दूसरी बात कि एक समान वृत्तीय गति में त्वरण का परिमाण कितना होता है, जीरो, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा जीरो, बचता है केवल डायरेक्शन। अच्छा, किसी भी टाइम पे अगर हमको डायरेक्शन फाइंड करना है तो हम उस सर्कुलर पाथ पर जिस भी दिशा में घूम रहा है, जिस भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिस भी डायरेक्शन में घूम रहा है, हम उस सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींचेंगे,
और स्पर्श रेखा जिस दिशा में जाएगी वही उसके वेग की दिशा होगी। इतनी बात है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कोणीय विस्थापन होता क्या है। क्या जानेंगे? कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने देखा है कि रेखीय वेग में, लीनियर मोशन में क्या होता है? विस्थापन होता है ना? दो पोजीशन के बीच का गैप। देखिए, जैसे हमने कहा, एंगुलर वेलोसिटी को देख लेते हैं पहले, सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। हमने मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है जो इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और उसका मोशन का डायरेक्शन हम मान लेते हैं किधर की ओर है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये उसकी मोशन का डायरेक्शन कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ओके। मोशन का डायरेक्शन हमने मान लिया एंटी क्लॉकवाइज है, ओके। जो भी पाथ होगा सर्कुलर, उसका एक रेडियस होगा, कहिए हाँ, बिल्कुल होगा। जो रेडियस होगा उसको हमने मान लिया कि इसका रेडियस कितना है, आर है। रेडियस की वैल्यू कितनी है, आर है। सेंटर क्या है, ओ नाम रख लेते हैं। कोई भी पाथ है, अगर सर्कुलर पाथ है तो उस सर्कल का एक होगा हमारे पास रेडियस, त्रिज्या। और त्रिज्या है, केंद्र का नाम हमने दे दिया ओ, और उसका डायरेक्शन हमने क्या मान लिया, उस तरफ को घूम रहा है। अब यहां से हमने माना कि किसी भी टाइम t1 पर ये ऑब्जेक्ट पहुंचा यहाँ पे, और यहां से एंगल क्या बना रहा है, ये θ1। एंगल क्या बना रहा है, θ1। एंगल क्या बनाया, θ1। किसी भी टाइम t1 पर यहां पहुंचा और एंगल बनाया θ1, और टाइम आगे बढ़ा, टाइम बीता, और ये अपने वेग से आगे बढ़ता हुआ यहाँ पहुंच गया। जब यहाँ पहुंचा तो देखा गया कि ये जो सेंटर से एंगल बना रहा है, अब कितना बना रहा है, पूरा एंगल बना रहा है। अब ये θ2, पहले था θ1 t1 टाइम पे, अब टाइम बदला, टाइम पहुंच गया t2। t1 टाइम पे θ1 एंगल था और t2 टाइम पे कितना हो गया, θ2 हो गया। तो जो टाइम गैप मिला हमको कहां से कहां तक का, t1 से t2 तक का। अच्छा, टाइम गैप देख ले, चेंज इन टाइम क्या लिखेंगे हम, चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम क्या लिखेंगे, t2 माइनस t1, ओके। अच्छा, चेंज इन एंगल कितना हुआ, θ1 पे था, θ1 से कहां पहुंच गया, θ2, तो चेंज इन एंगल हमको मिला, एंगल, चेंजिंग एंगल हमको मिला θ2 माइनस θ1। इसको दिखा देते हैं डेल्टा t से, और इसको दिखा देते हैं डेल्टा थीटा से। और यही डेल्टा थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। समझ गए बात को? हमने क्या माना, फिर से समझते हैं। किसी भी टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। उस सर्कल का सेंटर ओ मान लिया और उसका रेडियस कितना है, आर। अब वो किसी टाइम t1 पे कितना एंगल बना रहा था, θ1। टाइम बीता, t2 पे पहुंचा और t2 पे वो एंगल कितना बनाने लगा, θ2। तो जो टाइम चेंज हुआ, t2 माइनस t1 लिखेंगे, और उसको हमने दिखा दिया चेंज इन टाइम डेल्टा t से। और एंगल में कितना चेंज हुआ, θ2, θ1 से कहां तक गया, θ2 से, तो हम क्या लिखेंगे, θ2 माइनस θ1, और ये क्या हो गया, डेल्टा थीटा। यही जो गैप आया, एंगल में गैप, उसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसको मेजर करते हैं हम रेडियन में, शो करते हैं, प्रदर्शित इसको करते हैं किससे, थीटा से। इसको पढ़ते हैं थीटा, इतना तो पता ही होगा, थीटा। अच्छा, तो हमने क्या जाना कि कोणीय विस्थापन, लिख लेते हैं, हमने तो लिखा भी नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय कोणीय विस्थापन, विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
हाँ, तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में देखा कि इसको प्रदर्शित करते हैं थीटा से, डेल्टा थीटा से। अच्छा, डेल्टा थीटा अगर डेल्टा टी टाइम चेंज में दो पोजीशन थीटा 1 से थीटा 2 तक गया तो इनके चेंज को हम क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको दिखाएंगे डेल्टा थीटा से। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यही होता है ना। एंगल इज इक्वल टू, चाप को क्या कहते हैं? ये यहां से लेके ये, यही जो डिस्टेंस है यही तो हमारा चाप है, और ये हो गया हमारा त्रिज्या, रेडियस। T1 से लेकर T2 तक टाइम में जितना लेंथ वो कवर करता है, मान लेते हैं L लेंथ कवर करता है, तो ये L लेंथ ही क्या कहलाएगा? उसका चाप कहलाएगा। ये क्या है? चाप। जितना T1 से T2 टाइम में वो लीनियर लेंथ कवर करेगा, रेखीय वेग से अपना जो जा रहा है, जो दूरी तय करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? चाप। ठीक है। कोण तो पता है हमने, कोण कितना देख लिया? डेल्टा थीटा। और त्रिज्या तो पता है r, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा थीटा बराबर लेंथ कितना चाप का? l, और त्रिज्या कितना ले लिया हमने? r। तो इस प्रकार हमको ये फार्मूला मिलता है कोणीय विस्थापन का, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। बिल्कुल आसान भाषा में समझ गए होंगे आप। ओके। अच्छा, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने माना कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि फिक्स पॉइंट ओ को सेंटर मान के इस सर्कुलर पाथ पे गति कर रहा है। उसकी गति की दिशा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। v वेग से वो गति कर रहा है। उस पाथ की रेडियस हमने मान लिया r है, पथ की त्रिज्या क्या है? r है। और किसी टाइम t1 पे वो एंगल कितना बना रहा था? थीटा। किसी टाइम t1 पे एंगल बना रहा था वो थीटा 1, और टाइम आगे बढ़ा और t2 पर पहुंचा। यहाँ पर t2 से उसने कितना एंगल बनाया? थीटा 2। तो हमने देखा चेंज इन टाइम कितना हुआ? t2 माइनस t1 डेल्टा t। और चेंज इन एंगल देखा तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 कितना आया? डेल्टा थीटा। और यही डेल्टा थीटा क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कोणीय विस्थापन। अब हमें मैथ वाला फॉर्मूला पता है, कोण बराबर लिखते हैं चाप बटे त्रिज्या। अगर चाप बटे त्रिज्या लिखे, कोण क्या है हमारा? डेल्टा थीटा। चाप जितना लेंथ उसने कवर किया, जितनी लंबाई उसने कवर की, वही है चाप, और ये हो गया हमारा त्रिज्या। अब देखते हैं आगे की बात। अच्छा सोचो, ये ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया था, एक चक्कर लगा के पूरा यहां तक आता, तो कितना लेंथ कवर करता? वृत्त की परिधि के बराबर, पूरा पेरीमीटर के बराबर जाता ना। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? इन वन साइकिल। तो हम लिख लेते हैं इन वन साइकिल। एक चक्कर में कितना? एक चक्कर में, एक चक्कर में जो वृत्त की परिधि आएगी उतना ही लेंथ कवर करेगा। तो चली गई दूरी जो एल होगा वो किसके बराबर होगा? 2πr के बराबर होगा, है ना। अगर 2πr के बराबर लेंथ हो गया, तब थीटा की वैल्यू कितना आएगी? डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं क्या? एल की वैल्यू 2πr बाई आर, आर आर से कैंसिल, यानी डेल्टा थीटा इज इक्वल टू हमको मिलता है 2π। इसका मतलब कि एक चक्कर में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? 2π के बराबर। अगर पाई की वैल्यू 180 अंश रखते हैं तो 2π कितना हो गया? 360 अंश। एक चक्कर में कितना अंश बनाएगा? 360 अंश। इसका मतलब हमने देखा कि डेल्टा थीटा की वैल्यू आई 2π। एक चक्कर के दौरान कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन पे चल रहा है, किसी भी सर्कुलर पाथ पे गति कर रहा है, वो एक चक्कर में 2π एंगल कवर करेगा। ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने जान लिया कि कोणीय विस्थापन क्या होता है। ओके, तो अगला टर्म हमारा होगा कोणीय वेग। कौन सा? कोणीय वेग। नोट करना चाहेंगे? नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगला हमारा पॉइंट होगा कोणीय वेग। ओके, जिस हिसाब से हम देखते हैं रेखीय वेग को, बिल्कुल वैसे ही समझना है। रेखीय वेग क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन के समय दर को, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। सेम चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हम कहेंगे, कोणीय विस्थापन के वेग कोणीय विस्थापन के परिवर्तन दर को हम क्या कहेंगे? कोणीय वेग। लिख लेते हैं, कोणीय वेग, अगला हेडिंग एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एक बार फिर से सुन लीजिए, कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय विस्थापन के परिवर्तन के समय दर को हम क्या कहेंगे? कोणीय वेग कहेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या? एंगुलर वेलोसिटी। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से। इसको क्या लिखते हैं? ओमेगा। ओमेगा को हम क्या लिखेंगे? कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। अच्छा, जैसा कि डेफिनेशन कहता है कि कोणीय विस्थापन के परिवर्तन के समय दर को, जैसे थीटा 1 से थीटा 2 तक जाने में उसे कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। हमने मान लिया कि थीटा 1 से थीटा 2 तक जाने में उसे डेल्टा टी समय लगा, यानी डेल्टा थीटा तय करने में उसे कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा। इस हिसाब से ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा थीटा बाई टी के बराबर हो जाएगा, है ना? ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा थीटा बाई टी। कोणीय वेग में परिवर्तन के समय दर को हम क्या कहेंगे? कोणीय वेग। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन के समय दर को हम क्या कहेंगे? कोणीय वेग। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। क्या हो जाएगा यूनिट इसका? रेडियन पर सेकेंड। आसान भाषा में बिल्कुल। अच्छा, अगर एक चक्कर के दौरान की बात करें तो एक चक्कर में ये डेल्टा थीटा कितना था? 2 पाई। एक चक्कर की बात करें हम, एक चक्कर में ओमेगा क्या हो जाएगा? एंगल क्या था एक चक्कर में? एक चक्कर में एंगल था 2 पाई, और ये टाइम को लिख लेते हैं टी, कैपिटल टी। अब यहाँ सबसे जरूरी बात, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि सर्कुलर पाथ पे गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, उसको एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड, आवर्तकाल। क्या कहेंगे? टाइम पीरियड, आवर्तकाल। ठीक है? कोई भी वस्तु है जो वृत्तीय गति कर रहा है, उसे उस पथ का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे हम क्या कहेंगे? उसका आवर्तकाल। एक चक्कर लगाने में जो भी समय लगा उसे हम कहेंगे आवर्तकाल। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। 2 पाई क्या है? एक चक्कर में तय की गई कोणीय विस्थापन, और टी क्या है? एक चक्कर में लिया गया समय। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। बिल्कुल आसान भाषा में, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब बचती है हमारी आवृत्ति। समझ लेते हैं, लगे हाथ आवृत्ति को। आवृत्ति बहुत आसान है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है क्या है? हमने देखा कि एक चक्कर लगाने में उसको जितना समय लगा उसे हमने कहा आवर्तकाल, है ना? अच्छा सोचो, एक सेकंड में अगर कोई स्पीड में गति कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो एक सेकंड में वो कई चक्कर लगा सकता है ना? तो एक सेकंड में कोई वस्तु जितना चक्कर लगाएगा उसे हम क्या कहेंगे? उसकी आवृत्ति। मतलब आवृत्ति क्या है? एक चक्कर में, सॉरी, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। फिर से सुनिए, कोई भी वस्तु एक सेकंड में अपने पाथ का जितना चक्कर लगाता है उसे हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी, और इसे दिखाते हैं एन से। इसे दिखाते हैं एन से। फार्मूला क्या होता है? अच्छा, टी टाइम में एक चक्कर, टी सेकंड में एक चक्कर, तो एक सेकंड में कितना लगाएगा? 1/टी चक्कर। एक सेकंड में जितना चक्कर लगाता है वही क्या है हमारा? वही हमारा फ्रीक्वेंसी है। यही तो हमारा आवृत्ति है।
1 सेकेंड में जो भी चक्कर लगाता है वही होता है हमारा आवृत्ति, यानी किसके इक्वल टू हो गया 1/t के। अब यहां से हमको मिला n इज इक्वल टू 1/t, यानी कि आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल बहुत ही अच्छा फार्मूला है। फिर से सुनिए, एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसे हम कहेंगे आवर्तकाल। एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसे हम कहेंगे आवर्तकाल, और 1 सेकेंड में जितना चक्कर लगाएगा उसे हम कहेंगे आवृत्ति। समझ गए बात को? बस यही इतना अंतर था। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे क्या, कोणीय त्वरण। इसके बाद कोणीय त्वरण ही बचता है ना। हाँ, रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध भी निकालेंगे, बहुत सी चीजें आगे हैं, न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। तो इस पूरा सर्कुलर मोशन का पूरा सीरीज चलेगा और पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा तैयारी के लेवल से लेके बेसिक लेवल तक लेके। फिलहाल तो ये क्लास 11 का सिलेबस है, वो भी देख लेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।